हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जो कि है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ एरो यूट्यूब में कॉर्नर पे एक एरो बना हुआ है, उस एरो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इन हेडिंग्स को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। Context of 90s, era of collisions, decline of Congress, alliance politics, political rise of OBC, Mandal implemented, why was Mandal Commission set up, recommendations क्या थे मंडल कमीशंस के, political fallout। ये हमारी लास्ट हेडिंग थी पिछली वीडियो की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और लेते हैं अपनी पहली हेडिंग, जो कि है कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, जनता पार्टी 1977 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी पूरी तरह और जनता पार्टी पावर में आई थी। पर जनता पार्टी ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस, जो कि आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जनता पार्टी अपना 5 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो पूरा नहीं कर पाई थी और जनता पार्टी भी 1979 के मिड में ही फॉल हो गई थी, गिर गई थी सरकार। बात करें अगर हम भारतीय जनसंघ की, देखिए जनता पार्टी की आप जानते हैं कोलिजन पार्टी थी, इसमें कई सारी पार्टीज थी जिनमें से एक क्या थी, भारतीय जनसंघ भी थी। पर जब जनता पार्टी का फॉल हो गया 1979 में, तो जो भारतीय जनसंघ के जो सपोर्टर्स थे इन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम क्या था, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट देखिए, इनिशियली अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अडॉप्ट किया ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देन दैट ऑफ जनसंघ। जनसंघ से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था बीजेपी का और इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के अंदर इम्ब्रेस किया था, इंक्लूड किया था गांधीयन सोशलिज्म को, या आप कह सकते हैं गांधीवाद को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1986 के बाद अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी के अंदर हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया था, यानी कि हिंदुइज्म के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, हिंदूनेस। और जैसा कि वीडी सावरकर ने इसे डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है देखते हैं कि अगर आपको इंडियन नेशन का मेंबर होना है तो आपको इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज योर फादरलैंड एंड ऑल्सो एज योर होली लैंड। तो ये डिफिनीशन दी है आपके वीडी सावरकर ने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1986 के अराउंड कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे, कुछ ऐसे मेन इवेंट्स हुए थे जिसको कि बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा बनाया था। वो देख लेते हैं कौन से हैं। पहला केस है शाहबानो का केस, जो कि 1985 में हुआ था। देखिए इसमें क्या था, एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वीमेन थी जिसने कि कोर्ट में केस फाइल किया था और अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए पैसा मांगा था। ठीक है, अब इस केस का फैसला क्या हुआ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो शाहबानो के फेवर में दिया। ठीक है, कोर्ट एग्री कर गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जो कट्टरवादी मुस्लिम थे, ठीक है, कट्टर मुस्लिम्स थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रही है, उनके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है। देखिए कोर्ट के फैसले के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एक लॉ पास किया, मुस्लिम्स वीमेंस एक्ट 1986 में, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई कर दिया। अब तो बीजेपी ने यहाँ पर बोला कि कांग्रेस ने क्या किया है, हमारे वहाँ जो माइनॉरिटी में है, जो मुस्लिम्स हैं, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ऐसे लॉज पास किए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया था, ऑर्डर कर दिया था बाबरी मस्जिद के जो बाबरी मस्जिद है उसको दोबारा से खोल दिया जाए ताकि हिंदूज वहां पर जाकर प्रेयर कर सकें। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ऐसे केसेस थे जो 1986 के अराउंड हुए थे और इसे बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा बनाया था। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अयोध्या डिस्प्यूट। देखते हैं इसे। पहला पॉइंट देखिए, बाबरी मस्जिद, इसे 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था।
और इसे बनाने वाले का नाम क्या है? मीर बाकी। मीर बाकी कौन था? ये बाबर का जनरल है। बाबर का नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में, काफ़ी फेमस मुगल एम्परर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हिंदूज क्या बिलीव करते थे कि जो बाबरी मस्जिद को बनाया गया है वो राम टेम्पल को डिमोलिश करके ही बनाया गया है। और रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली 2019 में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये पाया है, जो एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए उसके अकॉर्डिंग जो फैसला लिया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि वाकई में वहाँ पे राम मंदिर था और उसको डिमोलिश करके ही बाबरी मस्जिद बनाया गया है। तो वापस से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम टेम्पल के फेवर में दिया है और अब वहाँ पे राम टेम्पल ही बनेगा। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए बीजेपी ने लोगों का पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए क्या किया था, एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली थी और ये रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी गुजरात में और अयोध्या यूपी तक गई थी। तो ये बीजेपी ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया था लोगों का सपोर्ट पाने के लिए। डेमोलिशन एंड आफ्टर, नेक्स्ट हेडिंग देखिए बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन कब हुआ था, आपको ये ईयर याद रखना है, टाइम याद रखना है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था और जैसे ही इसको डिमोलिश किया गया था तो ऑल ओवर द कंट्री जो है दंगे फसाद शुरू हो गए थे और काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो सेंटर में जो पावर थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने डिसमिस कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि यूपी में उस समय सरकार थी बीजेपी की, तो उसको डिसमिस कर दिया था। और जो भी राज्य जहां पर बीजेपी पावर में थी, ठीक है, वहां पर क्या लगा दिया था इन्होंने, प्रेसिडेंशियल रूल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए उस समय जब डिमोलिशन हुआ था 1992 में, तो जो यूपी के जो सीएम थे, ठीक है, उनके खिलाफ क्या था, एक केस फाइल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो सीएम था उसने एक अंडरटेकिंग दिया था कि जो ये डिस्प्यूटेड साइड है, ठीक है, जो अयोध्या की ये जो साइड है बाबरी मस्जिद की, इसे हर हाल में क्या प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उस चीज में जो यहाँ के सीएम थे वो फेल हो गए थे, इसीलिए इनके खिलाफ कोर्ट में एक केस भी दायर किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंटर ने देखिए एक कमीशन को अपॉइंट किया था और इस कमीशन का काम क्या था कि वो उन इवेंट्स के बारे में, उन मैटर्स के बारे में पता लगाए जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है। नेक्स्ट देखिए गुजरात राइट्स, गुजरात में जो दंगे हुए थे वो क्यों हुए थे, उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए 2002 फरवरी मार्च में गुजरात के अंदर बहुत बड़े दंगे फसाद हुए थे। वो क्यों हुए थे, चलिए देखिए ये दंगे आखिर हुए क्यों थे। तो ये दंगे हुए क्यों थे, क्योंकि जो एक ट्रेन की जो बोगी थी जो कि पूरी भरी हुई थी कर सेवकों से और अयोध्या से वापस लौट रही थी, उसे गोधरा स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें कि ये कर सेवक मारे गए थे। और आग लगाने के पीछे यहाँ पे लोगों को लगता था कि मुस्लिम्स का हाथ है, कि ये मुस्लिमों ने किया है, उस बोगी को आग लगाई है। तो ये इंसिडेंट होने के बाद ही गुजरात के अंदर दंगे फसाद शुरू हो गए और ये दंगे फसाद लगभग पूरे 1 महीने तक चले थे, जिसमें लगभग 1100 लोगों की जानें चली गई थी और जिसमें ज़्यादातर मरने वालों की संख्या जो थी वो थी मुस्लिम्स की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2000। देखिए 2004 का इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2004 में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस डिफीट हो गई थी और एक नई कोलिजन गवर्नमेंट जिसे कि कांग्रेस लीड कर रही थी, जिसका नाम क्या है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये पावर में आ गई थी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है क्या, एग्रीमेंट। देखते हैं कुछ ऐसे क्रूशियल इश्यूज के बारे में जिसपे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करते थे। तो वो कौन कौन से इश्यूज थे जिन पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती थी। पहला है एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये एग्री करते थे कि अब हमें क्या अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलने की ज़रूरत है, पुरानी वाली जो हमारी पॉलिसीज हैं उनसे काम नहीं चलेगा, नई हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी।
सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, पॉलिटिकली और सोशली ओबीसीज को हमें क्या एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें भी कुछ पॉलिटिकल पावर देनी होगी, कुछ सोशली हमें उनके लिए करना होगा जिससे कि वो डेवलप हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। सभी पॉलिटिकल पार्टीज देखिए अब एग्री करती थी कि हमें अगर कंट्री को गवर्न करना है, चलाना है, तो उसमें स्टेट लेवल पार्टीज को भी हमें क्या एक्सेप्ट करना होगा, उनको दबाने की जरूरत नहीं है, उनकी मदद के बिना अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि द टाइम हैज चेंज। लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए एम्फेसिस ऑन द प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। ठीक है, अब देखिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा फोकस किस पे करती थी, प्रैक्टिकल चीजों पे, उनकी थिंकिंग कैसी हो गई थी, प्रैक्टिकल रादर देन आइडियोलॉजिकल थिंकिंग उनकी अब चेंज हो गई थी। अब ज्यादातर फोकस वो किस पे किया करते थे, प्रैक्टिकल चीजों पर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एनडीए 3 एंड एनडीए 4 देख लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए 2014 में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पार्टी पावर में आई थी बीजेपी, और बीजेपी को लीड करने वाले उस टाइम कौन थे, नरेंद्र मोदी। इन्होंने ही बीजेपी को लीड किया था और इनके ही गाइडेंस में जो बीजेपी थी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 2014 के इलेक्शन में जीत गई थी। और ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर 30 इयर्स हुआ था। लास्ट टाइम कब हुआ था, 1984 के इलेक्शन में, जब इतनी मेजॉरिटी के साथ कोई पार्टी पावर में आई थी। तो नियरली आफ्टर 30 इयर्स ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में दोबारा हुआ था। एनडीए 3 देखिए डिफरेंट थी, पहले वाली जो एनडीएस थी उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि इस एनडीए को बोला जाता था सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन। अब देखिए ये होता क्या है, पहले की जो एनडीएस थी वो थी वन पार्टी लेड कोलिजन बोला जाता था, और जो इस टाइम की जो पार्टी है वह वन पार्टी डोमिनेंट कोलिजन है। यही एक मेजर चेंज है जो अब की जो एनडीए है और जो पहले की एनडीए होती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसे भी बीजेपी ने जीता था, और इसमें जो एनडीए थी उसका नाम एनडीए 4 था। और इन इलेक्शन की हम बात करें 2019 का, तो ये इंडिपेंडेंस से अब तक का 17वां इलेक्शन था। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बीजेपी लेड जो एनडीए 4 थी उसने टोटल 353 सीट्स जीती थी। टोटल सीट्स आप जानते हैं लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो इसमें से 353 सीट्स जीती थी आपकी एनडीए 4 ने, जिसमें कि अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी अलोन उनकी सीट्स कितनी थी, 303, बिगेस्ट बाय एनी सिंगल पार्टी सिंस 1985। तो तब से लेके अब तक की सबसे बड़ी जीत आपकी यही है। 2019 में जो रिजल्ट आया था उसमें बीजेपी, सिंगल बीजेपी, ठीक है, इनके पास 303 सीट्स थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो बीजेपी की सक्सेस है, इस बीजेपी की सक्सेस को देखते हुए कुछ जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने आज के कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम को बोलना शुरू कर दिया है। क्या, बीजेपी सिस्टम, ठीक है, उसे बोलने लगे हैं वो लोग कि ये अब बीजेपी सिस्टम चल रहा है, सब कुछ जहां रन करती है क्या, बीजेपी। ठीक है, लास्ट हेडिंग है आपकी इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें जो पहले होती थी, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कास्ट और रिलीजन पे। जो भी पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर होती थी उसमें कास्ट और रिलीजन को मुद्दा बनाया जाता था। बट अगर हम बात करें 2014 के बाद के इलेक्शंस की, तो उसमें जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस को। तो इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है रेदर देन आपके रिलीजन और कास्ट पे। तो ये एक मेजर चेंज आया है आपकी इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर 2014। नेक्स्ट एनडीए 3 का अगर हम बात करें तो मोटो क्या था, क्या नारा था उनका, सबका साथ सबका विकास। ये मोदी जी बार बार अपनी स्पीच में बोलते थे।
अब ये मोटो देखिए चेंज हो गया है। करंट चेंज जो है सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास, तो ये अब इनका चेंज हो गया है। ये 2014 का है और ये करंट का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स की हम बात कर लेते हैं जो एनडीए बीजेपी सरकार ने चलाई हैं। उनमें से कुछ क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस को लेकर थी, स्वच्छ भारत अभियान जो सफाई को लेकर किया था, जनधन योजना, किसान फसल बीमा योजना। तो ये सारी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो इस सरकार ने चलाई हैं। देखिए इतनी सारी स्कीम्स जो सरकार ने चलाई हैं वो सभी सक्सेसफुल रही हैं और इन स्कीम्स के सक्सेस होने की वजह से ही जो 2019 के जो इलेक्शन है, ठीक है, उनके रिजल्ट में इन स्कीम्स की सक्सेस आपको साफ साफ दिखाई देती हैं। क्योंकि ये सारी स्कीम्स अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो लोग दोबारा से मोदी सरकार को क्यों चुनते, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन स्कीम्स के सक्सेसफुल होने की, तो ये स्कीम्स काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं और वही सक्सेस आपको दिखाई देती है 2019 के इलेक्शंस में, ठीक है। करंट चेंज तो मैंने आपको बता ही दिया है। पहले आपका एनडीए का जो मेन मोटो था वो था क्या, सबका साथ सबका विकास, और अब इन्होंने चेंज कर दिया है सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। सो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में जानना है और आप चाहते हैं कि मैं इन सभी स्कीम्स को एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं इन सभी स्कीम्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वैसे हमने इस चैप्टर में जितनी भी हेडिंग्स थी उन सभी हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है और कवर अप कर लिया है। जो भी टॉपिक्स ऐड हुए थे आपके इस चैप्टर में वो भी हमने कवर अप कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।